Let's start. Let's start with the definition. Receptors are macromolecules. They are specialized macromolecules जो खुद को या तो सेल के बाहर रखते हैं या फिर सेल के मेम्ब्रेन पे रखते हैं, और दे कैन बी इनसाइड द सेल. 3 लेवल पे आपको रिसेप्टर्स मिलते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर और ट्रांस मेम्ब्रेनल. मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा ट्रांस मेम्ब्रेनल, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको चार तरीके के रिसेप्टर्स पढ़ाऊंगा. फर्स्ट वन इज जिन्हें हम कहते हैं वन पास. क्या कहते हैं? वन पास. नेम ही यही है, वन पास ट्रांस मेम्ब्रेनल रिसेप्टर्स. ओके. सेकंड इज ligand gated. What is this? Ligand gated. ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक, मैं फिर रिपीट करूं, मेरे डायग्राम्स अच्छे नहीं होते, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. ओके. देन देयर इज, आपने एक वर्ड सुना है जी कपल्ड प्रोटीन रिएक्शंस, जी कपल्ड रिएक्टिव रिसेप्टर्स. जी कपल्ड सुना है वर्ड? जी कपल्ड नहीं सुने? ओके. जी कपल्ड क्या होते हैं? ये वो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जो 7 पास करते हैं. क्या करते हैं? 7 पास. ये 7 बार खुद को, रिसेप्टर की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर खुद को 7 टाइम्स रिवॉल्व करवा के फिर एक्शन करवाते हैं. ओके. And last one is 12 pass. Last one is 12 pass. Just in hypothetical diagram. चलिए, रिसेप्टर का आप इतना समझ गए कि ये मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? एक्शन करवाते हैं. एक्शन कैसे? लाइक एक सेल एक रेस्ट पे है, आप कोई भी सेल ले लीजिए, आपके सारे सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं. मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के 2 डोमेन होते हैं. क्या होते हैं? डोमेन होते हैं. डोमेन मतलब इसके 2 दरवाजे हैं. जैसे ये जो वन पास है ना, वन पास में जो आउटर एंड है, जो आउटर एंड है इसे हम कहते हैं लाइगेंड डोमेन. क्या कहते हैं? मतलब कोई भी केमिकल आके यहाँ इसके ऊपर चिपकेगा, बैठेगा, अटैच होगा. एफिकेसी सुना है आपने? एफिकेसी वर्ड और एफर्मिटी, फार्माकोलॉजी, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. एफिकेसी नहीं सुनी? ड्रग एफिकेसी. चलिए, इट्स ओके, लीव इट. यहाँ आके आपका केमिकल चिपकता है. केमिकल कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन बी अ हार्मोन, इट कैन बी अ सिंपल प्रोटीन, व्हाटएवर. ओके. और वो फिर सेल के अंदर कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है और अंदर एक्शन होता है. मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू, ये जो वन पास ट्रांसमेम्ब्रेनल रिसेप्टर है, इस पे काम करते हैं इंसुलिन. कौन काम करते हैं? इंसुलिन. यू नो द वर्ड इंसुलिन वेरी मच. ओके. और हम थोड़ा सा ना डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं. लाइक इफ अ पर्सन, उसने बहुत एक हाई कार्बोहाइड्रेट रिच एक डाइट उसने ली, उसने अच्छा खाना खाया. लाइक एक गाना है हरियाणा वाला, वो 2.5 लीटर दूध गेला 12 रोटी, 12 ज्यादा 12 टिकट, ऐसा ही है ना? नहीं सुना? हरियाणवी गाने नहीं सुनते? सुने होंगे यार. तो इसने हाई कार्बोहाइड्रेट रिच एक डाइट ली. होगा क्या? दैट विल डिवाइडेड, दैट विल बी लाइक हाइड्रोलाइसिस और जो सारी चीजें होती हैं, तो आपका ग्लूकोज बनेगा, राइट? आपके अमाइनो एसिड्स, राइट? एंड सम प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनाते हैं इवेंचुअली, एंड सम फैटी एसिड्स. ये डिवाइडेशन हो जाएंगे, राइट? अब हमारा काम का क्या है? ग्लूकोज. भाई आपके खाने में ज्यादातर क्या होता है? इंडियंस तो हाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. ग्लूकोज इवेंचुअली इज द थिंग. ये ग्लूकोज जब यहाँ आएगा, ठीक है, ग्लूकोज का एक लेवल होता है ब्लड के अंदर, और जब ये उस लेवल पे आएगा, एक यू कैन से थ्रेशोल्ड पे, कि यार अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, आपने इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो गया है. इस ग्लूकोज को काम की जगह होती है 3. पहला ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टोर कहाँ होता है? तेज बोलिए. ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? लिवर. थैंक यू. और इसके अलावा ग्लूकोज कहाँ काम आएगा? मसल्स में. एंड थर्ड, नॉट ब्रेन. तो डाइट में इकट्ठा हुआ है, ये 3 जगह जाएगा. पहला स्केलेटल मसल्स, ओके. सेकंड इज लिवर, एंड थर्ड इज एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज, द हाई बेली, है ना? लोगों के जब पेट बहुत ज्यादा आ जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हाई ग्लाइकोजन इन द एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज में जमा होगा ना जितना एक्स्ट्रा फैट जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी वहीं, और लिवर में तो यू ऑल नो कि ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होता है. मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये इंसुलिन आता कहाँ से है? सबसे पहले तो आप ये बताएं. पेनक्रियास. वेरी गुड. सो ऐसे ही कुछ होते हैं पेनक्रियास, समथिंग लाइक दैट. डायग्राम्स आर नॉट गुड, ओके. जस्ट पेनक्रियाज में बीटा सेल्स पाई जाती हैं. क्या पाई जाती हैं? इनका दूसरा नाम होता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस. बीटा सेल्स ऑफ, ये इवेंचुअली अपनी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं. ग्लूकोज का लेवल जब एक लेवल पे पहुंचेगा तो ये इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा, और इंसुलिन अपने आप में बहुत सारे वेसिकल्स में भरे हुए होते हैं, न्यूमरस. ओके. 1 मिलियन बीटा सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज. इंसुलिन यहाँ से निकलेगा. इंसुलिन यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? ये जो एक ट्रांसमेम्ब्रेनल वन पास रिसेप्टर है, सबसे पहला रिसेप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज वन पास. तो इंसुलिन इस पे ऊपर आके अटैच हो जाएगा. अटैच हो गया, डन. अब ये सेल आप मान लीजिए कि ये आपकी स्केलेटल मसल की सेल है. किसकी है? स्केलेटल मसल की. इस पे जैसे इंसुलिन आके बैठेगा, ओके, तो अंदर एक रिएक्शन होगी, और इस वाले जो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे इफेक्टर डोमेन. ये लाइगेंड डोमेन था, ये हो गया आपका इफेक्टर डोमेन. एक्शन डोमेन मतलब वहां अगर आके ये आप सिंपल मान लीजिए कि चाबी लग गई और आपका दरवाजा खुल गया. डन. लाइगेंड आके चिपका, इंसुलिन ऊपर आएगा, नीचे एक्शन होगा. नीचे इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन 2 चीजें करता है. आपकी मसल्स में बहुत सारे GLUT4, कौन से? GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है?
ये खुद भी एक रिसेप्टर है लेकिन ये सेल के अंदर है। जैसे ही इंसुलिन इनको एक्टिवेट करेगा इस वाले रिसेप्टर के थ्रू, ये GLUT4, अब आपने बाहुबली का वो सीन अगर आपको याद हो जिसमें गौर से अगर आपने किया हो तो वो 4-5 लोग घेरा बनाते हैं और फिर पेड़ के थ्रू वो सर्कल में ऊपर जाते हैं उसको क्रॉस करने के लिए, याद आया वो वाला सीन? तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ना, दे आर ऑलमोस्ट लाइक दैट। दे आर, मैं अगर आपको वर्ड याद करूं तो टेट्रामर, आपने वर्ड सुना है टेट्रामर? बायोकेमिस्ट्री में बहुत वर्ड सुना होगा, पेंटामर, है ना, मतलब दे आर टेट्रा और 4 या 5 की एक, है ना, ऐसा कुछ। तो ये जो मैं आपको सेकंड वाले पढ़ाऊंगा ना, ये ज्यादातर टेट्रामर होते हैं, या तो 4 या फिर 5 लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है। फिलहाल के लिए आप इतना मानिए कि इंसुलिन यहाँ आया स्केलेटल मसल में, अब उसको क्या है, स्केलेटल मसल्स के अंदर खींचना है ग्लूकोज को, तो इंसुलिन इस रिसेप्टर पे आएगा, इंसुलिन अंदर एक्शन करवाएगा, अंदर फिर ये GLUT4 जो है, GLUT1 भी होता है, GLUT2 भी होता है। GLUT1 और 2 जब काम आते हैं जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में लाना होता है ग्लूकोज को, ठीक है। तो यहाँ GLUT4 जब एक्टिवेट होगा इंसुलिन के आने के बाद, तो GLUT4 खुद को वॉल्स के पास लेके आ जाएगा। कहाँ लेके आ जाएगा? वॉल्स के पास ये GLUT4 एक्टिवेट होंगे, इकट्ठे होंगे, जो मैंने आपको बाहुबली वाला सीन बताया कि 4-5 एक सर्कल बनाएंगे। जैसे ही वो वॉल पे आएंगे तो ग्लूकोज बहुत सारी मात्रा में सेल के अंदर, और आपका काम हो गया। ये था पहला रिसेप्टर एक्शन 1 पास, इस पे आपका इंसुलिन काम करता है। इसके अलावा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इंसुलिन के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक निकोटिनिक रिसेप्टर्स इस पे काम करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड निकोटिनिक रिसेप्टर्स? नहीं सुना? निकोटिनिक सुना? थैंक यू वेरी मच। चलिए चेंज करते हैं। इतना आपको समझ आया? मैं आपको 2 चीजें और क्लियर कर देता हूँ। कंडीशन, हम कंडीशन लेते हैं। आपने डायबिटीज सुना है? डायबिटीज मेलाइटस, थैंक यू वेरी मच। क्या होता है डायबिटीज? व्हाट इज डायबिटीज? हाइपरग्लाइसीमिया इज आल्सो नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। सिंपल है, अगर आपके ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा है तो आपके डायबिटीज है। 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप, इसके बारे में आप कुछ बताएं। थ्रू ऑटोइम्यून डिजीज, जहां से आपका इंसुलिन बन रहा है, जहां से आपका इंसुलिन बन रहा है, ये बीटा सेल सी डिस्ट्रॉय हो जाती है ऑटोइम्यून डिजीज के कारण। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज, आप खाना तो खाएंगे, ग्लूकोज आएगा, लेकिन उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इंसुलिन। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होता जाएगा, और इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स या तो इन वाले रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, या फिर इन वाले में प्रॉब्लम है कि ये खुद को सेल के ट्रांसमेम्ब्रेनल ला नहीं पाते, तो ग्लूकोज अंदर नहीं आता। अब टाइप 1 का तो सिंपल है, अगर आपके टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, आपके इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो हम इंसुलिन का सेल्फ इंजेक्शन होता है, आपको कॉमनली पता है, तो आपने इंसुलिन दिया तो वो जाके काम करवा देगा। बट अगर आपके रिसेप्टर प्रॉब्लम है तब आप क्या कराएंगे? आपके ड्रग्स भी काम नहीं आ सकते? आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हाउ कुड यू रीजनरेट द रिसेप्टर्स? इज इट पॉसिबल? मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये GLUT4 जो है ना, ये आपके सेल के अंदर जो, व्हाट इज इट, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आर यू श्योर इट्स ट्रांसक्रिप्शन? और आरएनए फिर जो प्रोटीन बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ। ओके, सो ये जो GLUT4 है ना, ये आपका डीएनए बनवाता है डायरेक्ट। क्या बनवाता है? डीएनए। ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डन। तो ये यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, बट ये रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है कि ये खुद को सरफेस पे प्रेजेंट नहीं करवा पाते, तो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब मैं आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एक काम की चीज बताता हूँ। व्हेन देयर इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, व्हेन देयर इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, अगर आप किसी पर्सन को सिंपली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, तो ये जो GLUT4 है ना, फिर इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सेल पे प्रेजेंट हो जाता है थ्रू द एक्सरसाइजेस। दिस इज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन डू इन रियल लाइफ, अगर उसे नॉलेज है कि रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। गॉट इट? तो अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, तो एक्चुअली क्या होता है, डीएनए पे काम करने के लिए हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो आप स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज इज अ गुड फॉर्म यार। आप एक्सरसाइज करो, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है इस ट्रांसपोर्टर को ट्रांसमेम्ब्रेन पे लाने के लिए, और आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विल बी कंट्रोल्ड, विल बी। ये था आपका पहला एग्जांपल। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर और क्लियर करूं। आपको रिसेप्टर्स का कुछ काम का लगा कि हाँ दैट इज ऑफ सम यूज? इज इट ऑफ सम यूज? थैंक यू वेरी मच। चलिए, फार्माकोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंस अच्छा है, किसके थ्रू? फार्माकोलॉजिकल। इसके अलावा फिजियोलॉजी में भी है, इंसुलिन आपका पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है फिजियोलॉजी में। तो अगर डायबिटीज आती है बाय सम चांस इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, लाइक डायबिटीज आपके जनरल मेडिसिन में पूछी जा सकती है, और पैथोमाइक्रो इज द सब्जेक्ट सेकंड ईयर के पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस लिगैंड गेटेड, व्हाट? लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ये ज्यादातर टेट्रामर होता है। क्या होता है? टेट्रामर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्चुअली दिस इज, आपने एसिटिलकोलिन सुना है? एसिटिलकोलिन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सुना है? आपकी जितनी भी मसल्स हैं, जितने भी
मसल्स हैं, दे आर एक्टिंग थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दैट इज द एंड ऑफ अ नर्व, दैट इज एंड ऑफ अ नर्व, और यहाँ पे मसल है, क्या है? मसल। दिस इज अ मस्कुलर सेल। नाउ प्लीज फोकस ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ये जो नर्व एंडिंग है, जहां नर्व एंड हो रही है और मसल स्टार्ट होने वाली होती है, दैट इज नॉन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इस एंड पे, नर्व के एंड पे बहुत सारा एसिटिलकोलिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिलकोलिन। ओके, जैसे इंपल्स ऊपर से आएगा, तो जब वो इंपल्स आ रहा होता है, यू नो साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, एक नर्व में इंपल्स कैसे आता है ऊपर से? दैट इज थ्रू द साल्टेटरी कंडक्शन। लीव इट। इंपल्स आया, ओके, इंपल्स आने के बाद ये क्या करता है? कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। जैसे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो इन एसिटिलकोलिन का दीवार पे चिपकने का काम आसान हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, ये जाके सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे और फिर ये आराम से रिलीज हो जाएंगे। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ये जब रिलीज हुए तो इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके लाइगेंड गेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? एसिटिलकोलिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। आपके जितने भी एक्शंस होते हैं, एसिटिलकोलिन उनमें बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। विच सिस्टम? यू नो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सो आपको पता है कि जो भी आपकी जीआई मोटिलिटी है, जितने भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हैं, ये सब किसके थ्रू एक्ट होंगे? एसिटिलकोलिन के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू। सिंपैथेटिक भी वर्क करता है, और सिंपैथेटिक में काम आता है आपके रिसेप्टर्स, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, आपने सुने होंगे। दैट इज विद सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटिलकोलिन, और एसिटिलिन खुद दो तरीके के रिसेप्टर्स पे काम करता है, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, नाम है, दैट्स ऑल। निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होता है वो इस तरीके का होता है। ओके, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये अभी ये मसल रेस्ट में है, रेस्ट में। डन। एसिटिलकोलिन जब इधर से आएगा तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होगा। जैसे ही ये इसके ऊपर बाइंड होगा तो ये वाला क्या है? ये आयन चैनल है। कैसा है? आयन चैनल। सो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही आपका एसिटिलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे आया, ओके, सो ये एक टेट्रामर है, 4 पॉलीमर्स की एक चेन है, और उन चारों ने क्या है? आपस में मिलकर एक गेट बना लिया है। ओके, तो जैसे ये आएगा तो ये नीचे का गेट जो है ना, ये आप इसे दूसरे तरीके से समझिए, लाइक दिस इज अ लाइगेंड गेटेड चैनल, और ये वाला दरवाजा नहीं ऐसे है, फ्लिप वाले दरवाजे समझते हैं आप? लाइक कोई ढक्कन रखा हुआ है ऊपर, और जैसे ही आपका एसिटिलकोलिन इस पे आके बैठेगा तो ये ढक्कन खुल जाएगा। जब ये इधर से खुलेगा तो इधर भी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि दो हिस्से होते हैं, लाइगेंड डोमेन और इफेक्टर डोमेन। हर रिसेप्टर के दो एंड होते हैं, एक जहां वो काम करता है तो दूसरी जगह जहां उसका एक्शन दिखता है। तो जैसे ही इसके ऊपर आके चिपकेगा, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन आउट। ओके, और सडन सोडियम इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? सोडियम इनफ्लक्स। तो मसल पे जैसे ही आपके ये एसिटिलकोलिन वाले न्यूरोट्रांसमीटर आके चिपकेंगे तो सडन ये गेट खुलेगा और बहुत सारा सोडियम अंदर आएगा, और जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, जैसे ही सोडियम फिल होना स्टार्ट होगा, तो जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है, ये पॉजिटिव आना स्टार्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, आपके मसल का एक्शन हो जाएगा। गॉट इट? दैट इज द सेकंड रोल ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म यू कैन से। फर्स्ट इज द वन पास रिसेप्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, और इसका रोल हमने निकोटिन रिसेप्टर्स में पढ़ लिया। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यू नो अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस सेकंड ईयर ना, नहीं सुना? फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी माइस्थेनिया ग्रेविस पूछा जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। समझ गए? तो मतलब वो इनको डैमेज कर चुकी होती है। इन लाइगेंड गेटेड चैनल्स पे पहले एंटीबॉडी आके चिपक गई है। तो ऐसे इंसान के जब एसिटिलकोलिन आएगा तो वो चिपकेगा किस पे? नहीं चिपक सकता। ओके, और ये क्या है? रिसेप्टर्स बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी इन लैक्स, दे कैन बी इन लैक्स। तो मान लो उनमें से 40,000 के अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। तो अब जब आप जितनी एफिशिएंसी से, मैं जितनी एफिशिएंसी से मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, क्या ये इंसान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है वेयर देयर इज ऑटोइम्यून प्रोसेस, और एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। इसमें आप क्या करते हैं? फिर आप ऐसे ड्रग्स देते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जो एक काम वो ये करते हैं कि जो मान लो भाई 1 लाख है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उनमें से 40,000 डैमेज हो गए, तो वो क्या करते हैं? इस एसिटिलकोलिन को डैमेज नहीं होने देते। एसिटिलकोलिन अगर इस बीच वाले एरिया में भरा रहेगा तो वो आराम से भाई 40 पे जो 60 पे काम हो रहा है वो डबल काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक जाएगा फटाफट अपना काम करेगा, दूसरा, तो ऐसे इंसान को फील नहीं होता। तो हम इन लोगों में एंटीकोलिन ईस्टर्स यूज करते हैं। भैया एसिटिलकोलिन जैसे अंदर आता है ना, जितना यूज हुआ वो यूज हो गया, बाकी क्या डैमेज होकर वापस चला जाता है एंटीकोलिन ईस्टर नाम के एंजाइम के थ्रू। ईस्टरेज एएसई अगर कहीं लग गया तो दैट इज एन एंजाइम। ओके, तो हम उस एंजाइम को क्या उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके, एंटीकोलिन ईस्टरेज। ऐसे इंसान को क्या दे सकते हैं आप? एंटीकोलिन ईस्टरेज। तो एसिटिलकोलिन ज्यादा रहेगा और ऐसे इंसान के प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, अमिताभ बच्चन को सेम प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है? जब इंसान सुबह जागता है
तो एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे वो यूज करना स्टार्ट करता है, उसकी वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज अ फार्माकोलॉजिकल यूज। अब आपको पता है कि एंटीकोलिन एस्टर्स काम कैसे करता है। जब आपको फिजियोलॉजी पता होगी तो आप फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी पता कर सकते हैं। आपको इंसुलिन का समझ में आया, मैंने जो आपको पढ़ाया वो पैथोफिजियोलॉजी थी कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या हुआ, टाइप 2 डायबिटीज में क्या हुआ। डन। वो इसी रिसेप्टर के आसपास घूम रहा है सारा कुछ, वन पास के। नाउ वी आर ऑन लाइगेंड गेटेड। अब आपको इसमें निकोटिनिक का एग्जांपल समझ आ गया कि ये नॉर्मली कैसे काम करता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सबसे ज्यादा आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जब पाए जाते हैं तो इन पे नॉर्मली काम कैसे होता है, दे आर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं। नाउ वी आर ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर, एंड दैट रिसेप्टर इज 7 पास, या इसको हम बोलते हैं जी कपल्ड। क्या कहते हैं? जी कपल्ड। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 10,000 तरीके के ड्रग्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कितने? 10,000 ड्रग्स प्रेजेंट हैं। उन 10,000 में से 45% ड्रग्स यानी कि 4500 ड्रग्स सिर्फ इस एक रिसेप्टर पे काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। जी कपल्ड, जी प्रोटीन कपल्ड, मतलब इसमें जी प्रोटीन लगा होता है। जो ये क्या है, पहली बात तो ये सर्पेंटाइन भी हम इसे बोलते हैं। सर्पेंटाइन इसलिए कि ट्रांसमेम्ब्रेन को सांप की तरह लपेटे दे रहा है, 7 टाइम। तो एक इसका हो गया जहां आके आपका लाइगेंड चिपकेगा। लाइगेंड का मतलब होता है कुछ भी, स्टेरॉइड, हार्मोन, प्रोटीन, इन सबको हम क्या कहते हैं? लाइगेंड। ये जब इस पे आके चिपकेगा तो फिर ये जो 7 पास है ना, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, व्हाटएवर, और फिर ये एक्शन करेगा सेल के अंदर। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, दिस इज द सेल। सेल के बाहर ये प्रेजेंट है, फिर ये सेल के क्रॉस हो रहा है, एंड देन यहां आपका इफेक्टर डोमेन दिखेगा। ओके, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है एड्रेनालिन। क्या होता है? आपको पता है कि आपके जितने भी विसराज होते हैं, यू नो विसराज, ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट और लंग्स, हार्ट और दोनों पे सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो काम करता है वो होता है एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा? जी कपल्ड के थ्रू। जी कपल्ड, जी कपल्ड जिसे हम सर्पेंटाइन भी कहते हैं। सर्पेंटाइन इसलिए कि स्नेक। ओके, ये लपेटे ऐसे ही दे रहा है 7 टाइम के। ओके, एड्रेनालिन जब इस पे काम करता है, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन आया, एड्रेनालिन इस पे चिपका, और एड्रेनालिन एक तरीके का कैटाकोलामाइन होता है। क्या होता है? देखो यार, बायोकेमिस्ट्री जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की भी ज़्यादा अच्छी होगी, तो हम डीप नहीं जाते हैं। स्ट्रक्चर पे जाना चालू करेंगे तो हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। आप फिलहाल इतना मानिए कि कैटाकोलामीन एक तरीके के स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। मैं आपको 3 नाम बताता हूँ, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन। सबने सुने? ये तीनों ही कैटाकोलामाइंस होते हैं, और इस एग्जैक्ट वर्ड के साथ फार्माकोलॉजिकल में 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, कैटाकोलामीन। तो कैटाकोलामाइन से मतलब होता है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामिन, और ये तीनों ही इसी तरीके के ड्रग्स पे काम करते हैं, इसी तरीके के रिसेप्टर पे काम करता है। ओके, एड्रेनालिन जब इससे चिपकेगा तो ये क्या करता है, यहाँ नीचे इसके जी कपल, जी एक प्रोटीन रखा हुआ है। ओके, जैसे ही एड्रेनालिन आएगा, ये जी वाला इसकी शेप को चेंज कर देगा, जो नीचे इफेक्टर डोमेन, मतलब अगर इस तरफ घुमा हुआ है ना, तो ये जी इससे हट जाएगा। जी इसलिए यूज किया गया है कि ये यूज करता है जीडीपी, यू नो जीडीपी, जैसे एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन होता है, ऐसे जीडीपी का जीटीपी में, ये उस जी को यूज करता है। तो नॉर्मली जो ये जी था ना, ये अभी जीडीपी को यूज करके उसको कन्वर्ट करके जीटीपी में कन्वर्ट करेगा, फॉस्फेट। ओके, अब ये बदले में क्या करता है, थोड़ा आगे जाके इंपॉर्टेंट चीज, ये एक पाथवे जनरेट करवाता है। क्या करवाता है? पाथवे जनरेट करवाता है। आपने ये पाथवे सुना है? साइक्लिक एएमपी, बायोकेमिस्ट्री, कम ऑन से यस, सुना है ना नाम? मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हाउ अ रिसेप्टर एक्चुअली वर्क। ये अंदर जाके साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है। किसको? साइक्लिक एएमपी को, जो फॉस्फेट को बहुत ज्यादा यूज करेगा। किसको यूज करेगा? और ये करवाएगा फॉस्फोराइलेशन। वर्ड को याद रखिएगा, जी कपल्ड प्रोटीन ज्यादातर क्या करवाते हैं? फॉस्फोराइलेशन। अब जी कपल्ड भी ना 3 तरीके के होते हैं, जीएस पहला, जीएस, जीआई और जीक्यू। ये जो जीआई है ना, अगर नीचे जीआई है, फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट बोरिंग, जस्ट लिसन टू इट। एड्रेनालिन अगर आया, ठीक है, और नीचे जीआई है, जीआई टाइप का प्रोटीन चिपका हुआ है, तो ये सारी एक्टिविटी को डाउन करने का काम करेगा। क्या करेगा? डाउन करने का। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, जो आपका एड्रेनालिन आता है वो काम करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे। अल्फा और अल्फा 1 जो होता है वो तो काम करता है जीएस पे, मतलब अगर अल्फा 1 टाइप के रिसेप्टर पे एड्रेनालिन आया है तो वो सारी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, सारी चीजें। ओके, अल्फा वाला थोड़ा उल्टा काम करता है, मुझे फार्माकोलॉजी फिर डिफरेंटली विल टॉक इट अबाउट इन सम अदर लेक्चर्स, बट फिलहाल के लिए दूसरा अल्फा 2 क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन जीआई, इट्स एक्ट ऑन, तो ये सारी एक्टिविटी को डाउन करने का काम करेगा। ओके, सो अभी तक के लिए इतना कि ये सारा कुछ क्या कराता है अंदर? फॉस्फोराइलेशन। क्या करवाता है? फॉस्फोराइलेशन। और इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि आप एड्रेनालिन को जब डिटेल में देखते हैं तो एड्रेनालिन में अल्फा और बीटा 2 पे काम करता है। बीटा वाला आपका प्रेजेंट है हार्ट और लंग्स पे, हार्ट और लंग्स। डोपामीन भी इन रिसेप्टर्स पे काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो, अगर किसी इंसान को लाइक ऑलमोस्ट आपने देखा है किसी को बहुत सडन कार्डिक अरेस्ट आया है या कार्डिक और फैटलिटीज हैं, उसको डायरेक्टली एक इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेक्टली टू द हार्ट। आपने देखा, मूवीज में देखा होगा, आई एम श्योर। व्हाट्स दैट इंजेक्शन? It's adrenaline, but in which
form and not directly adrenaline, something else, come on, something else which has more affinity, which has more efficacy. आप ये पढ़िएगा और पढ़ के मुझे बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे सुनिए। ये एड्रेनलिन बीटा पे बहुत काम करता है और एक मार्केट में बहुत कॉमन ड्रग्स होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। हैव यू हर्ड अबाउट साल्ब्यूटामॉल? हैव यू हर्ड अबाउट टर्ब्यूटेलिन, टिमोलॉल, ऑल ऑफ दीज, एडिनोलॉल, ये सारे के सारे ड्रग्स इस सिंगल एक्शन के थ्रू काम करता है। नॉर्मली बॉडी में एड्रेनलिन बन रहा होता है, नॉर्मल वो काम कर रहा होता है, ठीक है, बट आपको क्या है, आपको पता है कि हार्ट किसी के बीपी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ब्लॉकर ड्रग देंगे जो इस रिसेप्टर को पहले ही ब्लॉक कर देगा, तो जो एड्रेनलिन आ रहा है वो चिपक नहीं पाएगा, वो चिपकेगा नहीं तो अंदर एक्टिविटी होगी नहीं, तो अंदर एक्टिविटी नहीं होगी तो ऐसे आप उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकते हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्लड प्रेशर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यू नो सीओपीडी, जिसमें आपके ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड से आप समझ जाएंगे आपके जो एयरवेज हैं वो सिकुड़ गए, क्या हो गए, सिकुड़ गए, और वो सिकुड़े इसलिए कि जब एड्रेनलिन आता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन का ही तो काम करता है यार, है ना, तो आप बीटा ब्लॉक कर दो वो खुल जाएंगे। ये एड्रेनलिन जब इस पे नॉरएड्रेनलिन एड्रेनलिन आके चिपकेगा तो ये एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ना, आप इसको ब्लॉक कर दो, तो बीटा ब्लॉकर। और 12 पास का मैंने डायग्राम गलत जगह बना दिया, 12 पास इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंट्रासेलुलर, ऑलमोस्ट ऑलवेज इंट्रासेलुलर, डन। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है विटामिन डी का, विटामिन डी का। आपने कॉलीकैल्सिफेरॉल वर्ड सुना है, कैल्सीडायोल सुना है, एंड द लास्ट वन एक्टिव फॉर्म, व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म? कैल्सीट्रायोल, यू कैन से कैल्सीट्रायोल, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। आप स्किन से डायरेक्टली सनरेज लेते हैं, वो कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, दैट कैन गो इनटू द लिवर, दैट कैन गो इनटू द लिवर, और वहां ये कन्वर्ट होता है 25 डाइहाइड्रोक्सीजनेस, ठीक है, दैट इज वर्ड, केमिकल है यार, केमिस्ट्री इज नॉट गुड ऑफ माइंड टू, ओके। फिलहाल के लिए आप इतना माने कि ये लिवर एंड देन किडनी, किडनी में एक फाइनल डेरिवेशन होता है जिसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है कैल्सीट्रायल, ओके। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फिर ये क्या करता है, ये सेल्स के अंदर जाता है। पहली बात, ये विटामिन डी जो है दैट इज लिपिड सॉल्युबल, दैट इज नॉट अ पोलर कंपाउंड, तो इसको ट्रांसमेम्ब्रेनल जरूरत नहीं है, ये सेल को तो डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है, डन। और विटामिन डी काम करता है इंपॉर्टेंट चीज डीएनए वाले उन पे रिसेप्टर्स पे, किन पे? डीएनए वाले। अभी तक जो आपने देखे वो भाई साइटोप्लाज्म पे काम कर रहे हैं, फिर सेल के बाहर से रेगुलेट कर रहे हैं, ओके, दैट इज ऑल। बट फिलहाल विटामिन डी विल क्रॉस डायरेक्टली एंड एट दैट पॉइंट यहाँ पे आपका 12 पास रिसेप्टर प्रेजेंट है, ओके। इसको हम बोलते हैं विटामिन डी रिसेप्टर है, क्या बोलते हैं? विटामिन डी रिसेप्टर, 15 मिनट, विटामिन डी रिसेप्टर, ओके। ये विटामिन डी रिसेप्टर के साथ विटामिन डी चिपकेगा, ओके। देन आफ्टर दैट इट विल डायरेक्टली एंगेज विद द डीएनए, डायरेक्टली एंगेज विद द डीएनए, और जब ये डीएनए के साथ एंगेजमेंट करेगा, ओके, एंगेजमेंट करने के बाद में ये डीएनए से चीजें अपनी प्रोड्यूस करवाता है। विटामिन डी किस किस चीज में काम आ सकता है यहाँ से बताएं? विटामिन डी जब डीएनए पे एक्ट करेगा तो वो डीएनए से क्या चीज करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो क्या करवाएगा? व्हाट इज द एक्शन ऑफ विटामिन डी? अरे आफ्टर दैट किस चीज का ट्रांसक्रिप्शन? कौन से प्रोटीन का? ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिंगल वर्ड, इट इज अ सिंगल वर्ड, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या करवाएगा विटामिन डी? क्या करवाएगा सेल के अंदर जाने के बाद? सभी सेल्स को विटामिन डी चाहिए, ऑलमोस्ट एवरी सेल नीड दैट। वहां से क्या करवाएगा फिर? कम ऑन, ये इस सेल से ऐसे प्रोटीन निकलवाएगा जो आपकी इंटेस्टाइन में जाके, कहां पे? इंटेस्टाइन, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, वहां जाके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ऐसे एंजाइम्स, पहला पार्ट। दूसरा, विटामिन डी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेटेड विद द इनेट इम्यूनिटी। विच इम्यूनिटी? तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो विटामिन डी के थ्रू होता है। जब आपके सेल के अंदर विटामिन डी गया, उसने विटामिन डी रिसेप्टर पे एक्ट किया, विटामिन डी रिसेप्टर ने डीएनए को स्टार्ट करवाया, एक्टिविटी स्टार्ट करवाई, तो वो सबसे पहले कहां जाएगी? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब। आपको पता है ना बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसे नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए जो आपको चीज चाहिए, जो रिसेप्टर इसके लिए होता है, जो एंजाइम इसके लिए होता है, वो कौन एक्टिवेट करवाता है? विटामिन डी। इम्यूनिटी कौन जनरेट कर? इनेट इम्यूनिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टी सेल्स, ये सब कौन रेगुलेट करता है? विटामिन डी। इस प्रोटीन को एक्टिवेट करवा के ये इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करेगा, डन। एंड थायराइड, थायराइड ग्लैंड, इसका रोल आप अपने आप पढ़िएगा कि विटामिन डी थायराइड पे कैसे एक्ट करता है, ओके। दैट इज अप टू यू। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का डाउट है तो पूछो यार, डाउट होने बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है तुम्हें पढ़ाने में, सच में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताइए, कुछ भी डाउट, एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आया हो या आपको लग रहा हो कि सर ये और डिटेल आप बता सकते हैं, मैं पूछूं फिर आपसे? हाँ जी, सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी? नहीं सर, कुछ चीजों से फॉर्म हो सकता है। डाइट में विटामिन डी काफी चीजों में होता है, सिर्फ सन से नहीं होता। डाइट में, डाइट के थ्रू फिर आप उसे रेगुलेट करवा सकते हैं।
विटामिन डी सप्लीमेंट न्यूबॉर्न बच्चों को, अगर बच्चों को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर बच्चों को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, और वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम ज्यादातर कैल्शियम की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल रिकेट्स, रिकेट्स भी 2 तरीके का होता है, इफ यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको रिकेट्स है तो आपको विटामिन डी देना पड़ेगा।